इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन की, जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो ज्यादातर 18वीं सदी के भारत पे केंद्रित हैं। मतलब शासकों के ब्यौरे हैं, युद्धों और आक्रमणों का विश्लेषण है, और इतिहासकारों की अपनी अपनी व्याख्याएं भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य वो क्यों और कैसे बिखर गया, और फिर कैसे उसने दूसरों के लिए जगह बनाई। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो कहानी आमतौर पे शुरू होती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से। इसे अक्सर मानते हैं कि ये पतन का एक प्रतीकात्मक बिंदु था। स्रोत कहते हैं कि उनकी कुछ नीतियां, जिन्हें गुमराह भी कहा गया है, उन्होंने साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया था। क्या ये सही स्टार्टिंग पॉइंट है? हाँ, देखिए, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ तो जरूर था। औरंगजेब की मृत्यु के फौरन बाद ही वो उत्तराधिकार के लिए भयानक लड़ाइयाँ शुरू हुई, जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि रही सही कसर पूरी कर दी। अच्छा। और इसके बाद जो बादशाह हैं, उनमें वो दमखम नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। एक लंबी लिस्ट है ऐसे शासकों की। जैसे मोहम्मद शाह को ही लें, 1719 से 1748 तक तख्त पर रहे वो। काफी लंबा शासनकाल था, पर वो भी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। उनके ही दौर में हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, ये सब सूबे एक तरह से आजाद हो गए। हाँ, ये दिखाता है कि केंद्र की पकड़ कितनी ढीली पड़ गई थी। बिल्कुल, वो विखंडन साफ नजर आने लगा था। और औरंगजेब की नीतियों की अगर बात करें, हाँ, खासकर उनकी धार्मिक नीति, जैसे जजिया, जो गैर मुसलमानों पर कर था, उसको फिर से लागू करना, क्या इसने भी कोई भूमिका निभाई? हाँ, बिल्कुल निभाई। देखिए, सिडनी ओवेन जैसे इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि औरंगजेब ने अपनी ताकत के बावजूद अपनी ही नीतियों से बर्बादी के बीज बो दिए थे। अच्छा। हाँ, जैसे जजिया ने राजपूतों को नाराज कर दिया, और राजपूत तो कभी मुगल साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। सही बात है। और साथ ही उनकी वो लंबी और महंगी दक्कन नीति, मतलब मराठों के खिलाफ जो दशकों तक युद्ध चला, उसने साम्राज्य के संसाधनों को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया था। हम्म। और यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार तो एक गहरे नैतिक पतन की बात भी करते हैं समाज में, जिसकी जड़ें शायद औरंगजेब के दौर तक ही जाती हैं। तो मतलब एक तरफ ये अंदरूनी कमजोरी थी, उत्तराधिकार के युद्ध हो गए, कमजोर शासक थे, नीतियां विवादास्पद थीं, सहयोगी नाराज हो रहे थे, और दूसरी तरफ बाहरी खतरे भी मंडरा रहे थे। हाँ, और ये दोनों चीजें असल भी जुड़ी हुई थीं। अंदरूनी कमजोरी हमेशा बाहरी हमलों को न्योता देती है ना। हाँ, बिल्कुल। तो बाद के मुगलों ने क्या किया कि उत्तर पश्चिमी सरहदों पर ध्यान देना कम कर दिया, और वो सरहदें तो हमेशा से भारत में हमलावरों के लिए दरवाजा रही हैं। अच्छा। इसी लापरवाही का फायदा उठाया फारस के शासक नादिर शाह ने। 1738-39 में उसका जो आक्रमण हुआ, वो एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ, यहीं पर बात काफी दिलचस्प हो जाती है। वो करनाल की लड़ाई हुई फरवरी 1739 में। मुगल सेना हार गई, बादशाह मोहम्मद शाह बंदी बन गए, और फिर दिल्ली की वो भयानक लूट। भयानक लूट। वो सिर्फ पैसे की लूट नहीं थी, वो इज्जत की लूट थी। सोचिए जरा, नादिर शाह दिल्ली से मशहूर तख्ते ताउस, वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा तो ले ही गया। हाँ। साथ में अंदाजा है कि कोई 70 करोड़ रुपए की दौलत भी ले गया। ये उस जमाने में एस्ट्रोनॉमिकल रकम थी। बाप रे। मुगल खजाना तो लगभग खाली हो गया, और दुनिया भर में मुगलों की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वो भी खत्म हो गई। एक स्रोत में जॉन विल्सन का हवाला भी दिया है कि नादिर शाह के दिल्ली पर 57 दिनों के कब्जे ने, उन्होंने कहा कि वो जमीन तैयार की जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्र जीतने की अनुमति दी। ये एक बड़ा दावा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि नादिर शाह के हमले ने सीधा सीधा अंग्रेजों के लिए रास्ता बना दिया? देखिए, सीधे तौर पर शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इसने उस प्रक्रिया को बहुत तेज जरूर कर दिया। कैसे? ऐसे कि नादिर शाह के हमले ने मुगल सत्ता का जो खोखलापन था ना, उसको पूरी तरह से उजागर कर दिया। उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम, यानी शक्ति शून्यता पैदा हो गई। अच्छा। कई क्षेत्रीय ताकतें थी, मराठे थे, सिख थे, राजपूत थे, अवध और बंगाल के नवाब थे, लेकिन कोई भी एक अकेली ताकत ऐसी नहीं थी जो पूरे भारत पर कब्जा कर ले। तो इसी उथल-पुथल और कमजोरी का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बाहरी ताकत को पैर जमाने का मौका मिला। विलियम एर्विन जैसे इतिहासकार तो मानते हैं कि मुगल सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि साम्राज्य शायद भारी झटकों के बिना भी ढह जाता। अच्छा। लेकिन नादिर शाह के हमले ने एक तरह से ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और ये भारी झटके यहीं नहीं रुके। नादिर शाह के बाद उसका अफगान सेनापति आया, अहमद शाह अब्दाली या दुरानी जिसे कहते हैं।
उसने 1748 से 1767 के बीच कई बार हमले किए। बिल्कुल। अब्दाली के हमलों ने उत्तर भारत की राजनीति को और ज्यादा उलझा दिया। मुगलों की हालत तो इतनी पतली थी कि उन्होंने पंजाब का पूरा सूबा ही अब्दाली को सौंप दिया। सच में पंजाब सौंप दिया? हाँ, अब्दाली ने दिल्ली पर भी कब्जा किया और अपना एक एजेंट नजीब-उद-दौला मुगल दरबार में छोड़ गया। लेकिन तब तक मराठे एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। हाँ, मराठे तो थे ही। उन्होंने 1758 में दिल्ली से नजीब को खदेड़ दिया। अब इसी का बदला लेने अब्दाली फिर लौटा। और फिर हुई 1761 में वो पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत? हाँ, ये नाम तो बार बार आता है इतिहास में। 1526 में बाबर ने यहीं इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1556 में अकबर ने हिमू को हराया, उसे मजबूत किया। और अब ये 1761 में अब्दाली और मराठों की लड़ाई। आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात थी कि इतनी डिसाइसिव लड़ाइयां यहीं लड़ी गईं? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। इसकी कई वजह हैं, ज्यादातर भौगोलिक और रणनीतिक। अच्छा, जैसे? देखिए, पानीपत जो है वो खैबर दर्रे से दिल्ली आने वाले मुख्य रास्ते पर पड़ता था। हमलावरों के लिए इसे अनदेखा करना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ रेगिस्तान था, दूसरी तरफ नदियां और जंगल थे। और ये दिल्ली के काफी करीब था, जिससे राजधानी से सेना और रसद भेजना आसान रहता था। इलाका एकदम सपाट था, जो घुड़सवार सेना के लिए बेहतरीन माना जाता था। और उस जमाने में कैवलरी बहुत अहम होती थी। हाँ, वो तो थी। ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर भी था, जिससे आवाजाही आसान थी। मौसम भी लड़ाइयों के लिहाज से ठीक ठाक था। और वहां के जो स्थानीय कारीगर थे वो हथियार बनाने में भी माहिर थे। तो एक तरह से ये दिल्ली के दरवाजे पर एक नेचुरल चोक पॉइंट बन गया था, जहां उत्तर से आने वाली ताकतों को रोकना या उनसे लड़ना लगभग जरूरी हो जाता था। समझ गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ अब्दाली और मराठों के बीच? नतीजा बहुत बहुत अहम था। अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हराया। इससे मराठों का जो सपना था पूरे भारत पर एक छत्र राज करने का, वो टूट गया। अच्छा। और इससे उत्तर भारत में फिर एक शक्ति शून्यता पैदा हुई, जिसका फायदा आखिरकार अंग्रेजों ने उठाया। तो पानीपत ने सीधे तौर पर अंग्रेजों को सत्ता नहीं दी, लेकिन हाँ, इसने उनके सबसे बड़े भारतीय प्रतिद्वंद्वी यानी मराठों को बहुत कमजोर कर दिया। अच्छा, तो ये बाहरी हमलों और भूगोल की बात हुई। अब जरा फिर से अंदरूनी मामलों पर आते हैं। हमने शुरू में कमजोर शासकों की बात की थी। औरंगजेब के बाद क्या हालत इतनी खराब थी? बेहद खराब। देखिए, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आए कुछ समय के लिए, लेकिन वो काफी बूढ़े थे और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर आए जहांदार शाह। उन्होंने वो इजारा व्यवस्था शुरू की। इजारा, वो क्या थी? इजारा मतलब राजस्व वसूलने का काम ठेके पर दे देना। ये आगे चलकर किसानों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई। उसके बाद आए फर्रुखशियर, जिन्हें सैयद बंधुआ ने तख्त पर बिठाया था। हाँ, सैयद बंधु, किंग मेकर्स कहते थे उन्हें। बिल्कुल। ये दो भाई इतने ताकतवर हो गए थे कि बादशाह बनाते बिगाड़ते थे। और फर्रुखसियर का नाम अंग्रेजों के लिहाज से भी है अहम, है ना? हाँ, बहुत अहम। 1717 में फर्रुखशियर ने ही अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का वो मशहूर फरमान जारी किया था। शाही आदेश था वो। हाँ। और इस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और विडंबना देखिए, बाद में उन्हीं सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की हत्या करवा दी। क्या? बादशाह की हत्या? हाँ, ये पहली बार था कि किसी मुगल बादशाह को उसके ही दरबारियों ने मारा हो। ये दिखाता है कि मतलब व्यवस्था किस हद तक टूट चुकी थी अंदर से ही। बाप रे। और ये पतन का सिलसिला रुका नहीं फिर। मोहम्मद शाह रंगीला के लंबे शासनकाल में साम्राज्य सिकुड़ता गया, हैदराबाद अलग हो गया, नादिर शाह ने दिल्ली लूट ली। फिर आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी की लड़ाई हुई 1757, जिससे बंगाल में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी। और फिर आए शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय। उनका दौर 1760 से 1806 तो मुगल पतन का एक तरह से प्रतीक ही है। उनके समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764, जिसमें वो खुद अंग्रेजों से हार गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को सौंपना पड़ा। दीवानी भी दे दी। हाँ। और ये भारत में ब्रिटिश शासन की एक तरह से कानूनी शुरुआत मानी जाती है। मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम के शासक रह गए थे, अंग्रेजों के पेंशन भोगी। तो मतलब बादशाह बस नाम के रह गए। तो असली ताकत किसके हाथ में थी फिर? ताकत असल में बट गई थी। दरबार में अलग अलग गुट बन गए थे। ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी, हिंदुस्तानी मुसलमान। ये अमीर या अभिजात वर्ग, जिन्हें मनसबदार कहते थे, वो अपनी अपनी जागीरों और सूबों को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। ओह। बादशाह बस उनकी कठपुतली बनकर रह गए थे ज्यादातर समय।
और इसी से जुड़ा है शायद वो जागीरदारी संकट जिसकी बात सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार करते हैं। ये क्या चीज थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल संकट था। देखिए, मुगल व्यवस्था में अमीरों को उनकी सेवा के बदले जागीरें दी जाती थीं, मतलब जमीनें, जिनसे वो राजस्व वसूल कर अपना और अपनी सेना का खर्च चलाते थे। ठीक है। लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते और उसके बाद अमीरों की संख्या तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन देने के लिए उपजाऊ जागीरें कम पड़ गईं। इसी को बेजागीरी का संकट कहा गया, यानी जागीरों की कमी। अच्छा, जागीरें ही नहीं थी? हाँ, उपजाऊ जागीरें कम थीं, तो बादशाहों ने क्या किया? जागीरों की कागजी आमदनी बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की, पर असल में उतनी आमदनी होती नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? क्या? अमीर अपनी जागीर से ज्यादा निचोड़ने के लिए किसानों पर जुल्म करने लगे। इससे किसान बर्बाद हुए, कई बार उन्होंने विद्रोह किया और पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था चरमराने लगी। इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी इसी कृषि संकट पर बहुत जोर देते हैं। ये आर्थिक संकट साम्राज्य की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। तो एक तरफ ये कमजोर बादशाह हो गए, आपस में लड़ते हुए अमीर हो गए, आर्थिक संकट गहरा रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय ताकतें भी उभर रही थी। बिल्कुल, जैसे जाट थे, सिख थे और खासकर मराठे तो इतने ताकतवर हो गए थे कि वो मुगल इलाकों से चौथ, हाँ, चौथ मतलब राजस्व का 1/4 हिस्सा, और सरदेशमुखी यानी राजस्व का 10वां हिस्सा, अच्छा, ये वसूलने लगे थे। अच्छा, मुगल इलाकों से। हाँ, ये उनकी बढ़ती हुई सैन्य और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। इन क्षेत्रीय ताकतों के उभार ने भी साम्राज्य के विखंडन को बहुत तेज किया, और जो जमींदार थे, जो स्थानीय स्तर पर ताकतवर थे, उन्होंने भी देखा कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही है। हाँ। तो उन्होंने भी अपनी निष्ठा बदलनी शुरू कर दी और क्षेत्रीय शासकों का साथ देने लगे। तो अगर हम इन सब कारणों को समेटें तो मुगल साम्राज्य के पतन की तस्वीर कैसी बनती है? फिर क्या मुख्य कारण रहे? देखिए, ये तस्वीर काफी जटिल है। इसमें कई धागे आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन स्रोत कई मुख्य कारणों की ओर इशारा करते हैं। अगर हम उन्हें गिने, सबसे पहले तो कमजोर नेतृत्व। बाद के बादशाह शासन चलाने में बिल्कुल नाकाम रहे। दूसरा, लगातार होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध, इन्होंने साम्राज्य को बहुत अस्थिर किया। तीसरा, अमीरों का नैतिक और राजनीतिक पतन, वो स्वार्थी हो गए, गुटबाजी करने लगे। चौथा, सेना का कमजोर होना, जैसा विलियम इरविन ने कहा। पांचवां, साम्राज्य का आकार, वो इतना बड़ा था कि कमजोर शासक और धीमी संचार व्यवस्था उसे संभाल ही नहीं पाई। छठा, औरंगजेब की अपनी नीतियां, धार्मिक और दक्कन वाली, जिन्होंने साम्राज्य के दुश्मन बढ़ाए और खजाना भी खाली किया। और सातवां, वो बाहरी आक्रमण, नादिर शाह, अब्दाली, जिन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी। तो मतलब कोई एक कारण नहीं था, बल्कि अंदरूनी सड़न थी, बाहरी झटके थे, आर्थिक दबाव था और नेतृत्व की नाकामी भी थी। इन सब ने मिलकर उस महान साम्राज्य को गिरा दिया। और बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, जिन्हें 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया, वो इस पतन के एक दुखद प्रतीक बन गए। 1858 में साम्राज्य आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। हाँ, स्रोत बिल्कुल यही दिखाते हैं कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें साम्राज्य धीरे धीरे अंदर से खोखला होता गया और फिर बाहरी झटकों ने उसे गिरा दिया। और जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए एक नई ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तैयार बैठी थी। तो जाते जाती श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इतिहासकारों ने जो इतनी गहरी अंदरूनी कमजोरियां गिनाई हैं, समाज का पतन, आर्थिक ठहराव, ये जागीरदारी संकट, क्या उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में कोई भी बादशाह, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों न होता, क्या वो इस पतन को रोक सकता था? या तब तक मुगल व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे ठीक करना शायद नामुमकिन ही हो गया था?